देखो इसमें ध्यान से देखो, चैप्टर कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, यात्रियों की एक नजर से, यानी कि जो है चैप्टर 1 हिस्ट्री का, ठीक है। अब ध्यान से देखो हिस्ट्री में कौन कौन सा चीज है, तुम लोग को पहले समझो। एग्जाम दे रहे होगे तो इतना समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। एग्जाम का लेवल कैसा है, और हर सीटिंग अरेंजमेंट में जैसे 5 गो सेट है तुम लोग का, 5 गो सेट है ना टोटल, तो पांचों सेट में अगर हिसाब रखोगे तुमको जो भी सेट दे रहा है, ठीक है, उसमें एक चीज तो कंफर्मेशन रहेगा कि वो लोग मैक्सिमम ट्राई करेगा कि तुम चीट ना मार पाओ, जिसकी वजह से रूम चेंज करेगा या जगह चेंज करेगा। और चूंकि हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी आर्ट्स का कोर सब्जेक्ट होता है, कोर मतलब बेसिकली यही मेन है, ठीक है, इसको ज्यादा करके ध्यान देके तुमको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे समस्या का बात यह है कि 2 चैप्टर में से अंदर से, बाहर से या बहुत तरह से बोलेगा क्वेश्चन की अलग अलग टाइप का लगेगा, लेकिन हमको जो पेपर समझ में आया है कि ज्यादा करके डेट से क्वेश्चन आएगा, यानी कि टाइमलाइन और बेसिक फैक्ट जो होता है उस पे क्वेश्चन देगा, बहुत हार्ड नहीं देगा। आदमी हार्ड के चक्कर में ज्यादा याद करेगा, लेकिन जो लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए दिमाग में सेट करो, जो जो पीडीएफ हम दे रहे हैं, पीडीएफ खाली अच्छा से याद करना है, ठीक है। बुक का पीछे जो है तुम्हारे पास किताब है, किताब देखो, इस किताब का पीछे ये जो क्वेश्चन दिया रहता है इसको देख लो अच्छा से। उसके भी पहले खाली कर ज्यादा करके टाइम लाइन देखो ध्यान से, ये वाला, ठीक है। टाइम लाइन बढ़िया से याद करोगे, ये सारा याद करोगे टोटल, ठीक है, जितना कुछ दिया हुआ है तभी हो पाएगा हिस्ट्री में खास करके। अब पॉलिटी में क्या है, फुल फॉर्म, पॉलिटी में फुल फॉर्म और स्थापना कब किसका हुआ है ज्यादा करके, ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, जैसे कि इसमें 1 लीनियर क्वेश्चन है, थ्रू द आइज ऑफ द ट्रैवलर, चैप्टर 1 का हिसाब से हम दे रहे हैं, ठीक है। इवन बतूता ये है ना। तो सब एक एक क्वेश्चन हम लोग देखते रहेंगे, सबको पिक्चर वाइज भी इसमें दिया हुआ है, थोड़ा इजी रहेगा दिमाग में। पहला क्वेश्चन क्या है, इबन बतूता किस देश से भारत आए थे, मोरक्को, क्या बोलो, किस देश से वो भारत आए थे, तो बोलोगे क्या, बोलो मोरक्को, ठीक है, मोरक्को देश से आए थे। अल बरूनी ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की थी, बोलो महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। बेसिकली यहाँ पे मतलब तुमको दिमाग में सेट करके रखना है कौन कहां से क्या आ रहा है, ठीक है। देखो फिर अगला है, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है, डोमिंगो पेस ने जो है, या पाइस ने बेसिकली क्या किया है, इसका बारे में बताया है, ठीक है। फ्रैंकोइस बर्नियर ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल का विवरण दिया है, औरंगजेब, किसका बोलो, औरंगजेब का, ठीक है। अब देखो इसमें ट्रैवलर लोग के बारे में तुमको पढ़ना है, ट्रैवलर लोग किस राजा किसके बारे में क्या क्या बोलेगा, ठीक है, ठीक है। निकोलो, ठीक है, कॉन्टी किस यूरोपीय देश से भारत आए थे, इटली, कहां से आए थे बोलो, इटली से आए थे। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अलबरूनी ने भारतीय समाज की किन विशेषताओं का वर्णन किया है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तुमको क्या है, 1 लीनियर देना पड़ेगा, तो बेसिकली 1 लीनियर अगर नहीं है तो इसको एमसीक्यू में ही देगा, तो वो 4 गो ऑप्शन दे देगा, अलबरूनी जो है किस विशेषताओं का वर्णन की, 4 गो विशेषता दे देगा। इबन बतूता की रचना रिहाला में भारतीय प्रशासन का कौन सा पहलू दिखाया गया, 4 गो ऑप्शन दे देगा। यात्रियों की, ठीक है, जो है दृष्टि से मुगल कालीन समाज की विशेषता क्या है, विदेशी अनुसार, जो भी ये 1 लीनियर दिया हुआ। चलो आगे देखो, सत्य सत्य के बारे में देखो। इबन बतूता भारत में महमूद यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे, ठीक है ना। अलबरूनी जो ने संस्कृत का गहन अध्ययन किया था, ठीक है, उस वक्त अलबरूनी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में आके पढ़ता था, और नालंदा में क्या पढ़ाया जाता था भाई, संस्कृत से लेकर के हर तरह का लैंग्वेज पढ़ाया जाता था। अब देखो उस टाइम के काल में इस तरह का बाजार लगता था, ठीक है, और सब विदेशी यात्री, फॉरेन ट्रैवलर आ करके मार्केट किया करते थे, ठीक है, और यहाँ से इंडिया के बहुत सारे मार्केट से सामान खरीद के ले जाया करके एक एक जगह बैठते थे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रांकियो बर्नियन भारत को समृद्ध और क्या है, समानतावादी देश बताया, असत्य है। डुरांटो बार्बस जो है गुजरात के बंदरगाह को उल्लेख नहीं किया है, असत्य है। यात्रियों ने भारत की जाति प्रथा का आलोचना किया है, सत्य है, ठीक है ना, क्योंकि भारत में जाति प्रथा ही जो थी वो सबसे खराब थी, ठीक है, तो इसके बारे में जो है अवहेलना किया है। इबन बतूता यात्रा विवरण पुस्तक का नाम क्या है, रिहाला, यानी इबन बतूता ने जिस किताब को लिखा उस किताब का नाम क्या है, बोलो रिहाला, क्या नाम है बोलो, रिहाला।
यही तुम हिंदी निकालो, हिंदी निकालो बाबू। हाँ, हिंदी। ठीक है। अल-बुरुनी ने भारत के अध्ययन के लिए, ठीक है, क्या है बोलो, संस्कृत भाषा सीखी। कौन सी भाषा सीखी बोलो? संस्कृत। ठीक है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि भारत में उस वक्त ज्यादा करके क्या चलता था? संस्कृत चलता था। हिंदी था, बट हिंदी से हिंदी इनोवेट हो रहा था बेसिकली, संस्कृत से ही ना निकला है हिंदी। तो हिंदी का बेसिकली लोग जो है रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे, हिंदी बन रहा था। ठीक है। आगे देखो, जैसे आज के डेट में देखो, हिंदी से इंग्लिश बन रहा है बेसिकली, तो इंग्लिश हो रहा है। मैक्सिमम लोग जो है आज के डेट में अपने 10 शब्द में, ठीक है, 5 से 6 शब्द क्या हो रहा है यार, 3 से 4 शब्द इंग्लिश बोल ही रहे हैं। और थोड़ा और अच्छा हाई सोसाइटी में जाओगे तो 10 में से 8 शब्द लोग इंग्लिश बोलता है, 2 शब्द क्या बोलता है, हिंदी बोल रहे हैं। मैक्स यही है। ठीक है। आगे देखो, अल-बुरुनी ने भारत के अध्ययन के लिए संस्कृत भाषा सीखी। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकियो बर्नी ने औरंगजेब के शासनकाल का वर्णन किया है। विजयनगर सम्राट का वर्णन जो है डोमिंगो पायस ने किया है, और दुर्गतो बारबोसा ने पुर्तगाल देश से आए थे। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है, देखो ये सब ट्रैवलर लोग कैसे आते थे, पहले ऐसे ट्रैवल करते थे सब। ठीक है, ट्रैवल कर करके राजा महाराजा, ये क्या है, कोलंबस निकोलस, सब अलग अलग पिक्चर है। पिक्चर दिया गया था, दिमाग पर है। अल-बुरुनी बोलो, संस्कृत विद्वान था। ठीक है। धार्मिक जीवन का विवरण, इबन बतूता तुलनात्मक शासन और न्यायिक प्रणाली, डोमिंगो पायस विजयनगर का, सर लाइन में लेने दिया। ठीक है। फ्रांको बर्नियर मुगल दरबार और कृषि व्यवस्था, डुवंतो बारबोसा क्या है, पदगाहों का विवरण। ठीक है। इबन बतूता अल-बुरुनी से क्वेश्चन देगा। देखो इसमें क्या है भाई, कथन असर्शन वाला जितना क्वेश्चन है, जितना कथन असर्शन वाला क्वेश्चन है, उन सब में से तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन याद रखना ऐसा देगा जो तुमको थोड़ा सा टफ रहेगा। जानबूझ करके वो लोग इस तरह से सिचुएशन में तुमको डालेगा कि लोग तुमको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाले, जानबूझ करके वो डालेगा। असर्शन रीजनिंग से ही गलती होने के चांसेस ज्यादा है। अल-बुरुनी ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की आलोचना की है। ठीक है, ये कथन है, ये क्या है मान लो, कथन। अब तुमको सोचना है कि ये है असर्शन और उसका रीजनिंग क्या होगा। ठीक है, यानी एक होगा ए, एक होगा क्या बोलो, आर। अल-बुरुनी ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की आलोचना की है। वे सभी, अब कारण क्या है, क्योंकि वे इसे सामाजिक एकता के लिए बाधक मानते थे। एकदम सही बात है। ठीक है, यानी ए और आर दोनों क्या है बोलो, सही है, और आर ए का क्या है बोलो, सही व्याख्या है। ठीक है। ए का जो एक्सप्लेन करता है वो कौन करता है, आर करता है। तो एक बोलेगा कि ए और आर दोनों सही है, एक बोलेगा क्या बोलो, ए गलत है या आर सही है, या बोलेगा आर सही है ए गलत है, या बोलेगा दोनों। चार ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है। इबन बतूता भारत की न्यायिक प्रणाली की प्रशंसा की है। तो उन्होंने कहा कि भारत के कानून पर सभी समान रूप में लागू होता है। ए सही, आर क्या है बोलो, गलत है। सभी पे थोड़ी होता था भाई। ठीक है, अलग अलग था उस वक्त। उस वक्त था कि जो है मुसलमानों पे जजिया कर नहीं लगता था, बेसिकली लगता था तो सब जो है नॉन मुस्लिम पे लगता था। अच्छा देखो, फिर उसके बाद ये है, लंबे वाले क्वेश्चंस भी रहते हैं, बट थोड़ा सा इसको बस याद रख लेना तुमको। कहाँ अल-बुरुनी कहाँ से भारत आए, किस शासक काल में, फ्रांकीय वर्णन के जैसे था, किताबों हम किसने लिखा, रिहाला पुस्तक किसकी है, सब 1 लीनियर क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक करके डायरेक्ट याद कर लोगे देख देख करके। उसके बाद फिर से यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्क क्वेश्चन होने के बाद सत्य असत्य वाला क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। इबन बतूता ने भारतीय प्रशासनिक प्रणाली व्यवस्था की किसकी वे की है। ये सब पीडीएफ हम क्या करेंगे, जितना पीडीएफ ये तुमको दिख रहा है, ठीक है, ये पीडीएफ को हम, ठीक है, तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देते हैं, जिससे सब कोई देख सकता है। ठीक है, ओके, अटैच कर देंगे। ठीक है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। चलो बोलो तो इसका आंसर थोड़ा सा। ठीक है, फ्रैंकियो बर्नियर भारत की कृषि कृषि व्यवस्था को दोषपूर्ण बताया। सही बात है। इबन बतूता ने मंदिरों का कोई उल्लेख नहीं किया है। अल-बुरुनी ने जाति प्रथा की आलोचना की। सही है। विजयनगर मंदिरों का वर्णन विदेशी यात्रियों ने नहीं किया है। बारबोसा ने भारतीय व्यापारियों की तारीफ की है। ठीक है, ये सब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन होगा भाई। आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पे फिलअप्स, ये है मैचिंग। उसके बाद यहाँ पे फिर से तुम्हारा कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस है। उसके बाद यहाँ पे पीडीएफ दूसरा चालू होगा। ये है कौन चैप्टर, हाँ ये है तुम्हारा कॉलोनिज्म वाला चैप्टर। ठीक है, इसमें देखो सब कॉलोनिज्म के बारे में दिया है, नव भारत समाज के बारे में। ठीक है, कैसे विदेशियों ने हमारे ऊपर आकर के क्या किया था बोलो, कब्जा किया था, उसके ऊपर है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, सारा क्वेश्चन याद करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। वो तभी होगा जब थोड़ा बुक पढ़ करके तुम लोग रीडिंग करोगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, ओके, ठीक, वाला फोन आ देना था।
देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बहुविकल्पीय। देख रहे हैं कैसे कम्युनिज्म का कैसे दिखाया गया है। एक अमीर आदमी है, ठीक है, एक गरीब आदमी है जिसका लो वेज है। वेज माने क्या होता है? वेज माने होता है मजदूरी। वो दिन भर में जितना काम करेगा उसको एक दिन का जो मजदूरी मिलता है, और उसका रेंट हाई कर दिया है, तो पिस के मरेगा कि नहीं मरेगा? ठीक है, तो ये पिक्चर से दिखाया जा रहा है, एक प्रकार का व्यंग बोलते हैं। ये पिक्चर से दिखाया जा रहा है कि कैसे लोग जो है, जो अमीर होते हैं, वो हमको ऐसे डुबा के मुआते हैं। कमाई कम है और खर्चा, महंगाई बढ़ा दो, सैलरी मत बढ़ाओ, आदमी कभी उस सिचुएशन से आगे ही नहीं निकल पाएगा। उसका परिवार गरीबी की रेखा में, और अंदर कर्जा, लोन, ठीक है, ईएमआईज बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। लोग ऐसे ही फंसाते हैं सबको। बड़े लोग दिन भर यही सोचते हैं कैसे तुमको बर्बाद करें, ठीक है। हर दिन उन लोग का प्लान रहता है, 10 गो बड़ा बड़ा माइंड को बिठा के रखा है वो लोग, क्योंकि कैसे तुम जितना जितना भी बड़ा बड़ा फाइनेंस कंपनी है, बैंक है, या जो कुछ भी कैसे चल रहा है, वो लोग तुमको ऐसे जानबूझ के रखता है कि लोग कर्जा लें और फंस के रहें, अमीर ना बन पाए, ठीक है। देखो ध्यान से, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नव साम्राज्य की विशेषता को मानता है? तो बोलोगे वित्तीय निवेश और क्या, बोलो अप्रत्यक्ष नियंत्रण। साम्राज्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापारिक लाभ और राजनीतिक प्रभुत्व। यहाँ पे इंडिया में क्या करना? ट्रेड करना। क्या करना बोलो? ट्रेडिंग के नाम पे आया था ना ये लोग, ट्रेड करना और यहाँ का पॉलिटिकल एडवांटेज को उठाना। अगला यहाँ पे देखो दिया हुआ, उपनिवेशों में, ठीक है, नस्लीय भेदभाव किस विचारधारा से जुड़ी हुई थी? ठीक है, नस्लवाद से बेसिकली, ठीक है ना। नस्लवाद यानी कि तुम्हारा जो वो लोग सोचते हैं कि तुम काले हो या गोरे हो, इसके हिसाब से होता था कि कौन काला है कौन गोरा है, ठीक है। काले लोगों को गुलाम बना के रखता था। परिवेशवाद के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों में कौन सी भाषा को बढ़ावा दिया? अंग्रेजी। किसकी बढ़ावा दिया बोलो? अंग्रेजी का। फिर साम्राज्यवाद की अवधारणा में संबंध किसका है? राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है बोलो, इसमें ट्रू फॉल्स देखो, उपनिवेशवाद का उद्देश्य क्या है? उपनिवेशों का विकास करना, गलत। नौ साम्राज्यवाद का क्या है? सैनिक स्थिति, गलत। साम्राज्यवाद पूंजीवाद से जुड़ा हुआ है, हाँ जुड़ा हुआ है। दो कैसे समझो ध्यान से, तुम लोग को बताए थे दो तरह का देश इस दुनिया में है, एक क्या है बोलो? पूंजीवाद, एक क्या है? साम्राज्यवाद। एक कैपिटलिस्ट और एक क्या है दूसरा? कैपिटलिस्ट। एक दूसरा क्या है? सोशलिस्ट। रशिया किसको फॉलो करता है? समाजवाद। उस क्या बोलता है? दुनिया समाज को लेके चलने के लिए बोलता है, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका क्या कहता है बोलो? पूंजीवाद। क्या कहता है बोलो? हर चीज प्राइवेट होगा, हर चीज अपने हिसाब से चलाओगे, जो मन मेरा करेगा वो करेंगे, ठीक है ना। सब कुछ को प्राइवेट, स्कूल प्राइवेट, बैंक प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, सब प्राइवेट कर देंगे। और रशिया क्या बोलता है बोलो? ठीक है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, ठीक है, प्राइवेट ज्यादा नहीं, क्योंकि अमीर लोग अगर हो जाएंगे तो गरीबों को कभी देखेंगे नहीं, ठीक है। और यही विचारधारा से जो है बहुत सारा देश प्रभावित होकर के इन दो देशों को फॉलो करता है। जैसे चाइना किसको फॉलो करता है? रशिया का फॉलो करता है। आज अमेरिका कितना ही परसेंट टैक्स लगा दे, ठीक है, इंडिया पे, चाइना पे लगा दे, चाइना पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रशिया पे लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंडिया पे लगा देगा तो इंडिया पे फर्क नहीं पड़ेगा नॉर्मल चीजों पे, लेकिन जो बड़े महंगे चीज है जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आईफोन का फोन, मैकबुक से लेकर के बड़ी बड़ी जो विदेशी गाड़ियां होती हैं, जो लग्जरी कार होते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं, जो जो अमेरिका बेस्ड कंपनी से आता है, उस पर टैक्स बढ़ा देगा, 50% टैरिफ। अब यहाँ पे क्या होता है, जब 50% टैरिफ लग जाएगा तो मान लो 100 रुपया 1 लाख का आईफोन है तो 1 लाख पे 50,000 का टैक्स से लग जाएगा बेसिकली। इसी वजह से विदेशी प्रोडक्ट जो है, यानी कि बेसिकली अमेरिकन बेस्ड प्रोडक्ट पे, ठीक है, वो टैक्स लगा सकता है। इंडियन बेस्ड प्रोडक्ट को थोड़ी टैक्स लगाएगा, या इंडिया के सामान जितने भी बाहर बिक्री होंगे वहां पे बोलेगा टैक्स तुमको ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि इंडिया कोई पतंजलि का टूथपेस्ट अगर अमेरिका में बिक्री हो रहा है तो बेसिकली अमेरिका गवर्नमेंट उस पर ज्यादा टैक्स लेगी, ठीक है। यानी तुमको पतंजलि को ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा, इससे दोनों देश का जो है लॉस होता है ना। तो अब इंडियन जो गवर्नमेंट है वो भी वही प्लान कर रही है, कैसे भी करके सिचुएशन इस तरह से बनाए, ठीक है, कि हम लोग आत्मनिर्भर बनते रहे, यानी कि खुद के गवर्नमेंट पर। इसी वजह से चाइना जो है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है? कम्युनिकेटर है और डिस्ट्रीब्यूटर है किसका? सिलिकॉन का। और सिलिकॉन से ही जितना इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल से लेकर सब सामान बनता है, प्रिंटर से लेकर के हर चीज बनता है उसी से, हेडफोन से लेकर के जितना कुछ है। अब चाइना क्या कर रहा है? इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है, ठीक है। जितना भी सामान होगा वो अब यहाँ पे बनेगा, इंडिया में बनेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 2 स्टेट ऐसा है, और एक उत्तर प्रदेश, जहां पे सिलिकॉन वैली स्टैब्लिश होने वाला है। अभी बंगाल में भी टाटा जो है एंटर कर गया है,
तो 2 साल के अंदर ही मान के चलो बंगाल में टीसीएस का बड़ा सा एक प्लांट बैठेगा जिसमें आईटी सेक्टर डेवलप होगा और बड़ा। तो ममता बनर्जी फाइनली पता नहीं कुछ उनको समझाया कोई आकर के भला मानुस कि टाटा से दोस्ती कर लो, तो मतलब इतना साल बाद जो है टाटा फिर से इंडिया में रिवाइव किया है। ठीक है, टाटा ने, ये रतन टाटा से तो नहीं आया था, रतन टाटा अभी तक कितना डेवलप हो गया रहता। तो बंगाल आस्ते आस्ते अगर ममता बनर्जी समझ जाएगी तो आस्ते आस्ते बंगाल भी डेवलप करने लगेगा। पता नहीं, ठीक है, समझेगी कि नहीं समझेगी वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसका उम्र हो गया? ममता बनर्जी का। उम्रदार लोग ही के पास थोड़ा बुद्धि होता है। देखो आज हाल क्या है नेपाल का, देखे कि नहीं देखे? नेपाल में क्या हुआ? देखो नेपाल में क्या हुआ, सुनो समझाते हैं। अश्विन, देखो नेपाल में कैसे क्या हुआ था। नेपाल में देखो ना प्रॉब्लम हुआ है, कैसे हुआ इसका कहानी पता है? 4 सितंबर, कितना सितंबर? 4 सितंबर को वहां की गवर्नमेंट ने, ठीक है, ओली साहब की गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे सोशल मीडिया बैन करेंगे। सोशल मीडिया मतलब देखो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से लेके हर चीज बैन कर देगा। तो उन लोगों ने बोला कि एक बात बताइए, अगर आप ये सब कम्युनिकेशन चीज हमको बैन कर दीजिएगा तो हम अपना कारोबार कैसे करेंगे, हम अपना दिनचर्या कैसे करेंगे? कि आज के डेट में हर दिन का एक रूट बन गया है कि तुमको इन सब सोशल प्लेटफॉर्म पे एक ना एक बार विजिट जरूर करोगे, चाहे गूगल हो चाहे इंस्टाग्राम में एक बार वो खोलोगे जरूर 100%। व्हाट्सएप तो बहुत ज्यादा आदमी यूज करता है, ठीक है, कोई कांटेक्ट करने के लिए, मैसेजिंग करने के लिए, अपना बिजनेस व्यापार करने के लिए बहुत जन कुछ करता है, ठीक है कि नहीं? बिना उसका आजकल तुमको कोई माल लेना अच्छा भैया आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसमें फोटो हम देख लेंगे, उसके हिसाब से ले लेंगे। अब बोला कि ये सब अगर बैन हो जाएगा तो आपके जो लड़के हैं उनको तो विदेश पढ़ा रहे हैं, वो लोग तो अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं सब चीज को, लेकिन हम लोग तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका लड़का लोग अमीर है, आप पैसे वाले हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग जिस देश में तो बैन नहीं है, तो वो लोग विरोध करने लगा रोड पे आकर के, धरना प्रदर्शन। कैसे हुआ था बंगाल में आरजी कर वाला, हुआ था कि नहीं? सरकार के खिलाफ हो रहा था, सेम वैसे यहाँ पे धरना प्रदर्शन जैसे हो रहा था वैसे वहां पे भी पुलिस क्या कर रहा था, रोक रहा था डेली। वहां पे क्या हुआ, धरना प्रदर्शन जब कर रहा था, ठीक है, धरना प्रदर्शन करते करते पुलिस रुका, पुलिस का थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हुआ तो आर्मी बुलाया गया। वहां का पुलिस लोग को, डिफेंस सिस्टम को बोल दिया गया कि तुम कंट्रोल करने के लिए कुछ भी करो, तो पथरा वथरा हुआ होगा। डायरेक्ट वहां का मंत्री बोल दिया कि ठीक है जी, तुमको जो करना है करो, ठीक है, गोली चलाना है गोली चलाओ, आंसू गैस छोड़ना आंसू, गोली चला दिया, 20 लड़का मर गया। भीड़ पगला गया, भीड़ पगला करके उसको जो पाया उसको जला दिया। तो तुम देख सकते हो कि जलने लगा, और 3-4 दिन में इतना भयंकर जला। उसके बाद बीच में क्या हुआ, जलते जलते रास्ते में ही, ठीक है, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की वाइफ के आवास पे अटैक हुआ, और प्रधानमंत्री की वाइफ को जलाने की कोशिश किया गया, जिसमें से प्रधानमंत्री की वाइफ को जला दिया गया। सोचो सोचो ये क्या सिचुएशन हुआ है। वहां का फाइनेंस मिनिस्टर को रास्ता पे जैसे होता है ना, चोर को कोई मारता है वैसे मारा है, ठीक है, ऐसा हाल किया है वहां का जनरेशन। और उसके बाद जेनजी जनरेशन का मतलब होता है 1997 से लेकर के 2012 तक जिसका जन्म हुआ है उस जनरेशन को बोलते हैं जेनजी। 2012 के बाद से यानी कि बेसिकली 13 से लेकर के 2025 तक जिसका जन्म हुआ है उसको बोलते हैं जनरेशन, ठीक है ना, अल्फा, ठीक है, समझ में आया? और इसके पहले वाले जो जनरेशन है उसको मिलेनियम कहते हैं। तो इसमें हम लोग के बेसिकली पापा लोग आ जाएंगे जो थोड़ा सा दब के रहते थे, ज्यादा कुछ करते नहीं थे। ये हम लोग हैं जिनजी, रिवोल्यूशन लाने वाले लोग, ये लोग क्रांति लाए हैं। अल्फा अपने में चूर रहेंगे लेकिन कुछ होगा नहीं इनसे, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं है? अब इसके बाद अब हो गया है स्टार्ट 2025 के बाद, यानी कि 2025 से बोलो कौन सा जनरेशन? जनरेशन बीटा जन्म चालू हो गया है, ठीक है। मेरा जन्म 97 के बाद हुआ है, अर्थात हम जिंदगी में आते हैं, आप लोग भी जिंदगी में ही आते होंगे, ठीक है ना? आप लोग क्या देखे हैं भाई? छोटा फोन भी देखे होंगे, ठीक है, 4G देखे, 2G, 3G, 5G, 6G भी देखोगे। और जो अब जो आएगा, ठीक है, वो नहीं देखा होगा, है ना? अल्फा वाला लोग तो डायरेक्ट मेरे हिसाब से बहुत कम देखा होगा, ठीक है, उसके हाथ में डायरेक्ट स्मार्टफोन आ गया होगा अल्फा वाले लोग को, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जेनजी जो है वो रिवोल्यूशन बहुत कुछ देखा है, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बड़ा चेंजेस देखा है, एआई को आते हुए देख रहा है। ये लोग तो डायरेक्ट एआई देख रहा है, एआई छुएगा ये लोग डायरेक्ट,
हम लोग व्हाट्सएप देखे आते हुए, इंस्टाग्राम को आते हुए देखे, टिकटॉक आते हुए, टिकटॉक बंद होते हुए देखे, ठीक है। तो ये लोग जाके सरकार गिरा दिया और वहां पे अब सरकार चेंज होगा। तो देखो, पहले अफगानिस्तान, वहां तालिबान का राज हुआ, फिर पाकिस्तान को बर्बाद किया गया, वहां का प्रधानमंत्री को भगाया गया मार के, ठीक है ना। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री को तो गड्ढे काट के फुटबॉल खेल रहा था जेसीबी से, तालिबानी लोग। फिर उसके बाद श्रीलंका, फिर पिछले साल बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, एंड नेक्स्ट टारगेट इज इंडिया। लेकिन इंडिया में जब तक 2 जन जिंदा है कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखना, इंडिया को भी गिराने का टारगेट पूरा है अमेरिका का। इसी वजह से गो इंडिया, इंडियन प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदो कि इंडियन गवर्नमेंट का पैसा है वो अपने आप को बचा सके, ठीक है। आईफोन फाइफोन मत खरीदो, सीधा हिसाब है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना भी देखना है, ठीक है। देखो सब ये सब पीडीएफ है, लाइन बाय लाइन हम डाल दिए हैं, ठीक है। और इसमें भी डाल देंगे, ये व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दिए, और तुम लोग का डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ठीक है। और भी होगा, अगला क्लास में पेपर सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक है।